नमस्कार। आज मैं आपके सामने क्लास 10th की हिंदी विषय की बड़े भाई साहब की कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ इस कहानी से संबंधित आपके जितने भी संशय होंगे, मेरी कहानी सुनकर आपके वो संशय दूर हो जाएंगे। तो ये जो कहानी बड़े भाई साहब है, ये कहानी लिखी गई है प्रेमचंद जी द्वारा। तो प्रेमचंद जी ने इसमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि किस तरह से उनके बचपन में उनको क्या सीख उनके बड़े भाई साहब से मिली। तो इस समय लेखक अपने बड़े भाई साहब के साथ हॉस्टल में रहा करते थे। इनके बड़े भाई, उनकी उम्र 14 साल की थी और लेखक की उम्र उस समय केवल 9 वर्ष की थी। बड़ा भाई 2 साल फेल भी हो चुके थे। बड़े भाई 2 साल फेल हो चुके थे, इसलिए वे लेखक से केवल 3 क्लासेस ही आगे थे। वे पढ़ाई में चाहे कैसे भी हों, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट डपट खूब कर लिया करते थे और उस पर पूरी निगरानी करते थे और उनको लगता था कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है। लेकर देखता था कि बड़ा भाई अक्सर किताबें खोले बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं किताबों में, बट किताबों में ही घुसे रहते हैं। उनकी बेतुकी बातों का अर्थ उन्हें समझ नहीं आता था। लेखक का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता था। लेखक को लगता था कि वे हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाए बस, और उसमें क्या करना है, उसको पतंगबाजी करनी है। पतंगबाजी करना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, झूले झूलना, यही करना लेखक को अच्छा लगता था। परंतु जैसे ही ये सब कुछ करने के बाद वो कमरे में घुसते थे तो उनके बड़े भाई उससे पूछा करते थे, आखिर कहाँ थे तुम? उनका रुद्र रूप देख के लेखक घबरा जाते थे। वे मौन धारण कर लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष बड़ा उपदेश दिया करते थे। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर ये विद्या थोड़ी बहुत मेरे में आती है। तो इस तरह की बातें सुनते सुनते लेखक को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन लेखक चुप करके अपने बड़े भाई की बात सुनते थे। कभी कभी लेखक के भाई उनसे गुस्सा होकर ये भी कह देते थे, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ मैदान में जाके दोस्तों के साथ गप्पे मारनी है, खेलनी है, तो तुम ये सब छोड़ के दादा के पास चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाई यूँ बर्बाद मत करो। बड़े भाई की कड़ी बातें सुनकर लेखक खूब रोता, खूब पछताता। भाई ऐसी चुपती चुपती बातें क्यों कहते हैं कि लेखक कलेजा ही कांप जाता। वे निराश हो जाता और कुछ समय के बाद लेकिन वापस भी आ जाता। वे पढ़ाई में जी लगाने का इरादा करता। उसे लगता है नहीं, अब तो इस बार तो मैं अब पढ़ाई करता ही रहूँगा, अब मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा। वे समय तालिका बनाता और इस तरह की समय तालिका बनाता कि जिसमें खेल कूद का थोड़ा सा भी समय वे नहीं देता। सारा समय उसका अपनी पढ़ाई पर ही होता। अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, इस तरह के विषयों पर वो सारा समय डाल देता। लेकिन होता क्या, इस तरह की समय तालिका उसके एक दिन भी पूरी नहीं की जाती। वो पहले ही दिन उसमें बोर हो जाता और फिर अपनी समय तालिका और जो अनुशासन उसने सोचा था कि मैं उसको पालन करूँगा, वो नहीं करता और वह खेल के मैदान में पहुँच जाता। फिर धीरे धीरे ऐसे समय निकलता चला गया। वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई को इस पर तो खूब ही सुना दे कि देखो, तुम मुझे बोलते रहते हो और तुम इतना पढ़ने के बाद क्या होगे, तुम तो फेल होगे। तो लेकिन अब इस तरह के संस्कार तो नहीं थे ना कि वो अपने भाई को इस तरह से बात कर सके। अब बड़े भाई को भी लगा कि मैं किस अधिकार से इसको खेलने के लिए मना करूं। बड़े भाई ने भी लेखक को निडरता भांप ली थी कि अब ये थोड़ा सा इसके मन में ये बात आ चुकी है। आखिर एक दिन उसके संयम का बांध टूट गया। लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। बड़े भाई ने उसे आड़े हाथों लिया। उसने कहा, देख रहा हूँ कि इस साल कक्षा में प्रथम आए हो तो तुम्हें घमंड ही हो गया है, परंतु घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जबकि वे चक्रवर्ती राजा था। ये बातें सुनकर अब ये चुप तो था लेकिन अंदर से उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। भाई साहब बोले, मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कोड़ियों तो चार्ल्स हैं। इन सब के किस्से याद रखते रखते चक्कर ही आने लग जाएंगे तुम्हें। ये सब सुन चुप करके लेखक अभी सुन रहा था। उसने कुछ नहीं बोला, परंतु इसी रटंत का नाम वो कहता है कि लेकिन लेखक बोलता है कि यही चीज़ें रटते रटते तुम अंग्रेज़ी सीख पाओगे।
लेकिन इसको रटने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सारा समय अपना मैदान में निकालोगे, खेलते रहोगे, तो किस तरह तुम इन चीज़ों को याद कर रख पाओगे। तुम मुझे देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं भी फेल हो रहा हूँ, तो शायद मेरी मेहनत में भी कोई कमी तो रह ही रही है। तुम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तो तुम किस तरह से ये कर पाओगे। कहता है, फिर वो इस बात को ख़त्म नहीं करता है, फिर आगे भी बोलता है। कहता है, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को मुझे कहते हैं। पूछो, ये हिमाकत ही है ना। समय की पाबंदी, जो इसको हम एक वाक्य में जब लिख सकते हैं, तो 4 पन्नों की क्या ज़रूरत है। ये छात्रों पर अत्याचार है। अभी तो ये निबंध संक्षेप में है, वरना शायद 100-200 पन्नों का कह देते। इन अध्यापकों को ज़रा भी तमीज़ ही नहीं है। और लाला, मेरे दर्जे में आओगे तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं लाख फेल हो गया हूँ, परंतु अनुभव में मैं तुमसे बड़ा ही हूँ और बड़ा ही रहूँगा। भाई साहब के ये तिरस्कार वाले वचन सुनकर लेखक को भोजन बड़ा ही बेस्वाद लगा। वे ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत हो गया, डर गया। परंतु फिर भी उसकी रुचि पुस्तकों की ओर ना बन सकी। अब वे चोरी चोरी खेलने जाने लगा। अगले साल बड़ा भाई फिर फेल हो गया, जबकि लेखक दर्जे में प्रथम आया। बड़े भाई ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द चाट गया था, फिर भी फेल हो गया। परिणाम सुनकर वे रो पड़ा, लेखक भी रो पड़ा। आखिर था तो उसका भाई। उसे भाई पर दया आने लगी। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल भी तो फेल नहीं हो जाएगा, तो दोनों एक ही दर्जे में आ जाएंगे। फिर ये कहाँ से मेरी फजीहत करेगा। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका लेखक को डांटने का जो अधिकार था वो नहीं रहा। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी, आज़ादी बढ़ने लगी। अब उसे कनकौए उड़ाने का शौक लग गया, मीन्स पतंगबाजी। ठीक है, वे पूरा दिन पतंगबाजी के खेल में लगने लगा। हाँ, वे ये बराबर ध्यान रखता था कि कहीं उसका भाई उसे देख ना ले। वे उसका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखना चाहता था और रखता भी था। एक बार संध्या को लेखक हॉस्टल से दूर कनकौए लूटने दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लगी उठाई हुई बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। सहसा बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया, बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ ढेले का कनकौआ तुम लूटने जा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती। 8वीं में पढ़ते हो, कुछ अपनी पोजीशन का तो ख्याल रखो। एक ज़माना था जब 8वीं पास लोग तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। आजकल कितने ही मिडलची अखबारों के संपादक भी हैं, और तुम इनके साथ पतंगबाजी कर रहे हो। और कल को ये भी हो सकता है कि तुम मेरी जमात में आ जाओ या मुझसे आगे भी निकल जाओ। फिर भी ये मत समझना कि मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। भाई बोला, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी कभी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA, MPhil, PhD जो मर्जी कर लो, ये पर समझ किताबें पढ़ने से ही नहीं आती। हमारे दादा और अम्मा कोई अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हम पढ़े लिखों को समझाने का हक रखते हैं। भगवान ना करे कि मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। तुम दादा को तार करने के सिवा करोगे क्या? क्या समझ है तुम्हें इस बारे में? परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। वे खुद मर्ज पहचान कर इलाज कर लेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। हम तुम 2 महीने भर के खर्च का हिसाब किताब भी नहीं जानते, परंतु दादा ने हमारे खर्च से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग नेक नामी से बिता दिया है। हमारे हेडमास्टर को ही ले लो, वे बड़े पढ़े लिखे हैं, 1000 से भी अधिक पैसा कमाते हैं, किंतु उसका घर खर्च तो उनकी माँ ही चलाती है ना। इसलिए भाईजान, गुरूर को दिल से निकाल डालो। मैं तुझे बेराह ना चलने दूंगा। यदि ना माना तो शायद थप्पड़ भी मार दूँ। लेखक को बड़े भाई की ये नई युक्ति बहुत ही अच्छी लगी। वे उसके सामने झुक गया। उसे सचमुच लघुता का अब अनुभव होने लगा।
आपको कहने का पूरा अधिकार है मेरे भैया, ऐसा करके लेखक बोला है। ये सुनते ही बड़े भाई ने लेखक को फिर से गले से लगा लिया। लेखक बोला, मुझे कनकौए उड़ाने तो अच्छे लगते हैं। तो लेखक ने बोला, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं उसके लिए तुम्हें मना भी नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, पर क्या करूं, खुद बेराह चलूँगा तो तुम्हें क्या सिखाऊंगा। तभी एक कटा हुआ कनकौआ ऊपर से गुजरा और बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया। वे बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ा, लेखक भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो ये कहानी है प्रेमचंद की। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी।